नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनदीप शर्मा और इस पूरी चर्चा में बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर। आपको पता है, सुशील गुप्ता हो, नवीन जिंदाल हो या फिर अभय चौटाला हो, तीनों के बीच यहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और अभी तक जितने भी चुनावी विश्लेषण हुए हैं, खासकर क्योंकि मनदीप हमारे पास तो देखो, पत्रकारों के पास तो चुनाव के बाद एक ही काम बचता है, वो है विश्लेषण। तो विश्लेषण के माध्यम से हम ये चीज परखने की कोशिश करेंगे कि कुरुक्षेत्र की लोकसभा में कौन आगे है, किसकी कैंपेनिंग तगड़ी रही, किसकी कहां कमजोर रही और किसने जो है जोर अच्छे से नहीं लगाया। मनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि वरिष्ठ मत लगाओ यार, मैं तो आपका साथी हूँ। क्योंकि आप तो लगभग 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भी देखो फिरे हैं, देखा है, नजदीक से देखा है, तो इसलिए मैं वरिष्ठ क्योंकि अनुभव के आधार पर लगाया है। चलिए जी, अनुभव आपका भी अच्छा है और आप काम भी अच्छा कर रहे हो जी। तो मेन सा कुरुक्षेत्र पे आप बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा कुरुक्षेत्र में रहना सहना है, लोगों से मिलते हैं, तो ज़्यादा कुरुक्षेत्र पे ही शुरुआत करते हैं। तो अजय, क्या कुछ मेन सा लग रहा है? जैसे जो टक्कर की बात कर रहा तो लगभग तीनों में है। और जो इनका जो चुनाव करने का तरीका है, जैसे कुरुक्षेत्र को इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो सुशील गुप्ता था आपकी बार। और जो पहले फाइट होती थी वो हमेशा बीजेपी, कांग्रेस, ये जो पुरानी पार्टियां इनमें ही चलती रहती थी। लेकिन नया ये है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे थी। तो मेन सा जो इनका चुनाव करने का तरीका था उस पर थोड़ा, हाँ, आप भी, आपको क्या लगा वो? बिल्कुल, पहले बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन के साझले प्रत्याशी सुशील गुप्ता को लेकर के, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी तो फील्ड पे थी ही, लेकिन उनके साथ साथ कांग्रेस भी थी। ये चुनाव गठबंधन ने लड़ा है। बाकी 9 सीटों की अगर बात छोड़ दें और खुद कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में लड़ रही थी। और अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ यहाँ पे बढ़ा है तो उसमें अहम भूमिका कांग्रेस की रही है। बिल्कुल। और जो इनका जो प्रचार करने का तरीका है वो बड़ा जबरदस्त लगा, क्योंकि टाइम अच्छा मिल गया था हरियाणा को, लगभग 2-2.5 महीने मिल गए थे। हाँ। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी की, जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ कि इंडिया गठबंधन को ये टिकट जा रही है, तो इन्होंने अगले ही दिन सुशील गुप्ता को मैदान में ये ले आए। बिल्कुल। और जो सुशील गुप्ता मेहनत कर गया, लगभग पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के 9 के 9 जो विधानसभा एरिया है, लगभग सभी को वो कवर कर पाया। बाद में जब बीजेपी की बात आई तो चर्चाएं तो शुरू से थी कि नवीन जिंदल जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चाएं रही लगभग काफी समय तक रही। तब तक सुशील गुप्ता ठीक ठाक काम कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही जिंदल साहब आए और जिंदल साहब को टिकट मिली, तो एक ये सिनेरियो सा बन रहा था, इससे पहले भी बन रहा था कि अगर नवीन जिंदल आ गया तो एक तरफा है भाई, नवीन जिंदल आते ही ये सीट निकल रही है। लेकिन जैसे ही आया वो 1-2 दिन चला वो बातें, उसके बाद डाउन चलता गया नवीन जिंदल। एक दिन बीजेपी ऑफिस में आया पहले दिन, जिसमें मुख्यमंत्री टिकट डिक्लेयर होने से अगले ही दिन आया था। तो तब तक 1-2 दिन के बाद डाउन चलता रहा। और डाउनफॉल इतना चला गया कि जिंदल साहब उसके बाद ये भी चर्चा रही कि विदेश में चले गए। तो उसका जायदा फिर साथ ही साथ अभय चौटाला जी मैदान में आ गए। तो ज्यादा फिर इस बात को भुनाने की भी कोशिश की, भाई अभी विदेश में चले गए हैं। जिंदल साहब का सबसे एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि लोगों में ये बातें चल रही थी, भाई कहीं ना कहीं एक डर के मारे बीजेपी में आया है, तो ये बातें चल रही थी। और सुशील गुप्ता अपना काम कर रहा था। सुशील गुप्ता का सबसे बड़ा टारगेट ये था कि वो जब भी कैथल आता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था हर कोई। और जितने भी मीडिया के साथियों के, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म हैं लगभग यूज हो रहे हैं, और सभी पे उसका सबसे बड़ा यही था कि लोगों में एक बार सुशील गुप्ता का नाम जाए, और उसमें वो कामयाब हो पाया। बिल्कुल, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में अच्छे से कामयाब रहे सुशील गुप्ता, क्योंकि सबसे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा की ही टिकट डिक्लेयर की गई थी इंडिया गठबंधन ने। और कुरुक्षेत्र में जो सुशील गुप्ता की कैंपेनिंग का तरीका था, आप ठीक बात कह रहे हैं कि 9 की 9 जो विधानसभाएं हैं बिल्कुल पैरेलल चला। उनके परिवार के लोग भी काम कर रहे थे, बाकायदा फील्ड पे थे। कैथल की बात करें तो कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला का उनको अच्छा साथ मिला। और जब तक हिसार की टिकट डिक्लेयर ना हुई थी तब तक पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने भी कलायत में उनका अच्छा साथ दिया। अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र के अंदर अच्छा साथ दिया उनका। बाकी जैसे ईश्वर सिंह के लड़के हैं गोला से विधायक, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। तो मतलब कि दूसरे लीडर्स के बलबूते जो है अपना ग्राफ बढ़ाने में सुशील गुप्ता अच्छा कामयाब रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चुनाव बीजेपी, एक तो बीजेपी के पक्ष में था, जो बीजेपी पक्ष में हमेशा वोट डालते आए हैं, और एक बीजेपी के खिलाफ, मतलब हमेशा यही चलता आया है। और सुशील गुप्ता इससे सबसे ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक था और साथ में आम आदमी पार्टी का वोट बैंक, और फिर दूसरी तरफ नवीन जिंदल का बीजेपी में चला जाना, तो ये सबसे ज्यादा
मतलब जो प्रभावी रहा सुशील गुप्ता के लिए, बढ़िया रहा ये चीज़। इस सीट पर देखो दो तरह के वोट थे, मतलब एक तो बीजेपी समर्थित वोट, दूसरे एंटी बीजेपी वोट, ठीक है। तो बीजेपी उन चीज़ों को बुनाने में, मुद्दों को, जैसे धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा, इस 3 तलाक का मुद्दा, इस तरह के मुद्दों को बुनाने में, पब्लिक के बीच ये मुद्दे लेके जाने में बिल्कुल कामयाब रही। और जो बीजेपी समर्थित वोट बैंक था वो तो बीजेपी पे आया ही, लेकिन जो एंटी बीजेपी वोट था, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो लहर थी, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दो धड़ों में भी बटा। तो उसका नुकसान मैं यहाँ देखता हूँ कि कहीं सुशील गुप्ता को इस चीज़ का कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि अभय चौटाला के पास भी वही सेम वोट बैंक गया है, सुशील गुप्ता के पास भी बीजेपी एंटी वोट बैंक गया है। ये बिल्कुल, ये नुकसान तो झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, नवीन जिंदल जी के साथ खुद का वोट बैंक भी है, पार्टी से हटके, क्योंकि दो बार के सांसद रहे हैं 10 साल लगभग। तो जो खुद का वोट बैंक है, जो बेसिक कांग्रेस में हो, लेकिन वोट लगभग जिंदल के पास ही गया। तो इस चीज का भी काफी नुकसान झेलना इस सुशील गुप्ता को पड़ेगा। दूसरी बात, अभय चौटाला का जो चुनाव उठना चाहिए था वो नहीं उठ पाए। हम देख रहे थे कि जैसे ही अभय चौटाला ने डिक्लेयर किया, जो कैंपेनिंग होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। जैसे अर्जुन चौटाला जो युवाओं में एक पकड़ बना सकते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखी। और लास्ट में भी जो जाट वोट बैंक है, जो अभय चौटाला का था, वो भी लगभग सुशील गुप्ता पे जाता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में। जो कह रहे हैं कि अभय चौटाला को वोट देने का क्या फायदा, ये बातें चल रही थी लोगों के अंदर। और सुशील गुप्ता झाड़ू पे लगभग ये कह रहे थे सुशील गुप्ता को वोट देंगे। तो ये मान के चलें कि ज्यादा जो अभय चौटाला के आने से ये था कि भाई ज्यादा वोट बैंक अभय चौटाला का बढ़ेगा, वो चीज इस चुनाव में नहीं देखने को मिली। ये बात भी थी कि देखो अभय चौटाला के लिए मतलब अपनी पार्टी का सिंबल बचाने की भी लड़ाई थी, और एक तरीके से अपने आप को साबित करने की भी लड़ाई थी, खासकर कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट पर। और शायद पता नहीं कि यही कारण रहे होंगे कि उन्होंने कुरुक्षेत्र जैसी सीट को चुना। हालांकि एक मीडिया ब्रीफिंग में ही उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से बेशक इनकार कर दिया, लेकिन ये चीज़ झलकी। उनकी कैंपेनिंग में कहाँ कमी देखते हैं आप अभय चौटाला की कैंपेनिंग में? देखो, रामपाल माजरा जी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो गए थे, और रामपाल माजरा जी ठीक ठाक कलायत के अंदर, क्योंकि रसूख है और जो मित्र मिलन समारोह कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते थे। तो मेन सी कैंपेनिंग जो होनी चाहिए थी, जैसे अभय चौटाला की जो गलतियां हुई, पत्रकार सबसे स्टार्टिंग में पत्रकारों के साथ थोड़ा सा बिहेव को लेकर के, हाँ। और कैंपेनिंग की बात करा तो अर्जुन चौटाला, क्योंकि युवाओं की बात करें, ठीक है, अभय चौटाला का जो वोट बैंक है, रामपाल माजरा जी अपना वो लग रहे थे, लेकिन जो अर्जुन चौटाला युवाओं में एक पकड़ बना सकते थे, वो चीज़ नहीं कर पाई। बिल्कुल, डाटा के अनुसार अगर हम बात करें 2004 का डाटा, लगभग 2 लाख के करीब अभय चौटाला को भूतकाल के दौरान लोकसभा चुनाव में जो वोट मिले थे, 2 लाख के करीब। 2019 में उस तरह का चमत्कार नहीं हो पाया, अर्जुन चौटाला लड़ रहे थे, लगभग 60,000 के करीब उनको वोट मिले थे। इस बार क्या करिश्मा आप देखते हैं कि अभय चौटाला कितना कामयाब होंगे खुद को साबित करने में कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट पर? अभय चौटाला ज्यादा कामयाब होते हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, अभय चौटाला पे एक चीज है कि रोड बिरादरी का वोट जरूर आया। कलायत से भी अभय चौटाला को लगभग ठीक ठाक वोट बैंक आया, और रोड बिरादरी से इसलिए वोट बैंक ज्यादा आया क्योंकि अभय चौटाला का बयान भी काफी वायरल हुआ था, और लगभग अभय चौटाला की हरियाणा से ज्यादा विदेशों में जो लेटर हेड इनकी चलती है, तो जो लोग विदेश में है, तो उस चीज का काफी एक बड़ा बेनिफिट अभय चौटाला को यहाँ पे मिल सकता है। जो दूसरी विधानसभा है उनमें वो चीज दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हम जैसे सर्वे कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, तो खुद ये लोग ना या तो झाड़ू को कह रहे थे या फिर बीजेपी को कह रहे थे। अभय चौटाला का इतना कुछ जो वोट खुल के बोलता है वो चीज़ नहीं हो रही थी। बिल्कुल। नवीन जिंदल की कैंपेनिंग पर हम बात करते हैं, जैसे खुद सावित्री जिंदल, शालू जिंदल, उनकी बहन सीमा जिंदल, उनके बेटे वेंकटेश्वर जिंदल, खुद नवीन जिंदल, मतलब 5 तरीके से पैरेलल कैंपेनिंग चल रही है नो की नो कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके अलावा ये बीजेपी के अंदर ये बात भी चली भाई जिस हल्के से कम वोट आएंगे समझो उस विधानसभा क्षेत्र के नुमाइंदे की टिकट कटी, ये बात भी चली। तो लोकल जो नुमाइंदे थे, जैसे कैथल में हम लीलाराम गुर्जर को देख सकते हैं, कलायत में कमलेश डांडा को देख सकते हैं, वो खुद भी एक तरीके से मतलब खुद में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। तो ये प्लस पॉइंट मैं नवीन जिंदल को मानता हूँ। कांग्रेस ने भी यही बात बोल रही थी भाई, अगर कोई ये सोचता है ना कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है कुछ भी, तो भाई जो अगर अपनी विधानसभा नहीं जिता पाता तो उसको टिकट नहीं मिलने वाली। तो ये दोनों तरफ से अच्छा जोर लग रहा था। लेकिन जिंदल साहब की जो कैंपेनिंग है, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, उनके पास मैनेजमेंट है, हर साधन संपन्न है, तो हर चीज
तो उसकी अच्छी रही कैंपेनिंग वगैरह उनकी। और जो पुराने कार्यकर्ता जिंदल साहब के वो साथ में खड़े रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि संगठन और जिंदल साहब में वो एक तालमेल नहीं बन पाया। बिल्कुल, भाजपा का संगठन और जिंदल की राजनीति थोड़ा कॉम्बिनेशन में थोड़ी कमी रही, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। अब ओवरऑल अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट पर, निचोड़ तो देखो वो तो पब्लिक को भी पता है और शायद 4 जून को नतीजे आ भी जाएंगे। आप क्या मानते हैं? मेन सा जैसे बसपा की अगर बात करें तो बसपा भी लगभग जो पिछला चुनाव है 75,000 के आसपास, हाँ, उनको भुला नहीं सकते हम। हाँ, बसपा का वही वोट बैंक लगभग वही रहता है। तो इसका जो अब मेन पॉइंट जहाँ पे लोगों में चर्चाएं हैं, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जिंदल जीतेगा या फिर गुप्ता जीतेगा। अब 2 रह गए, अभय चौटाला जी साइड में 2 रह गए। और जो वोटों का प्रतिशत है वो बहुत ही, जो मार्जिन रहने वाला है वो बहुत कम रहने वाला है। गांव में अगर बात करें तो ज्यादा सुशील गुप्ता ज्यादा आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहर में कहीं ना कहीं जिंदल साहब आप हैं। और गांव में भी ऐसी बात नहीं, जो कट्टर वोटर है, जो साइलेंट वोट है, वो देखो अब की बार किस साइड जाएगा, वही डिसाइड करेगा। एक जो वोटिंग का प्रतिशत डाउन रहा है मनदीप, उसका क्या खामियाजा किस पार्टी को ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2019 में लगभग 70% के करीब वोटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र लोकसभा के, अगर हरियाणा पूरे ओवरऑल, यहाँ इस बार 66% वोटिंग रही है। तो जो डाउन गई है उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ सकता है? दोनों, ये सभी को भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का, तो मान के चले, क्योंकि आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाते ना भाई किसका वोट बैंक घटा है या नहीं है। और मेन सा साइलेंट वोट है, ये यहाँ नहीं पूरे हरियाणा के अंदर यही चल रहा है। जो मार्जिन है वो 20 से 40 का 60 का ये चला हुआ है। और जो बातें करते हैं कि सट्टा बाजार, तो अपना मतलब गांव में भी है, ये चलेंगे यार सट्टा बाजार में तो ये चीजें चल रही है। तो सट्टा बाजार भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कुरुक्षेत्र की सीट किसको जा रही है। ओवरऑल निचोड़ नहीं निकाल पा रहे, कोई भी निचोड़ नहीं निकाल पा रहा। तो अब साइलेंट वोट डिसाइड करेगा कि किस ओर जाएगा। साइलेंट वोट का जो वोट ये हर बार बीजेपी को जाता था, अब की बार उसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। और जो अभय चौटाला जी हैं वो कितनी सेंधमारी कर पाए हैं। बिल्कुल। लेकिन दोनों बढ़िया दावा कर रहे हैं। सुशील गुप्ता भी कह रहे हैं कि लगभग जो कार्यकर्ताओं से बात हो रही है कि वो 60,000 वोटों से अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन जिंदल साहब भी लगभग अपनी जीत बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है, बड़ा रोमांचक है। बिल्कुल। कई बार कमेंट्स के माध्यम से हम ये चीज़ परखने की कोशिश करते हैं कि जिसके ज़्यादा कमेंट्स या जिस पार्टी के नुमाइंदों के जितने ज़्यादा कमेंट वो जीत में, लेकिन इससे भी अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। क्या पता उसने मतदान किया भी हो या नहीं किया हो, तमाम बातें हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र की लोकसभा कांटे की टक्कर। बिल्कुल। तो कुरुक्षेत्र की लोकसभा 9 विधानसभाओं को समेटे हुए और मतदान लगभग 66%। देखना होगा कि कौन सा नेता बाजी मार पाता है। लेकिन फिलहाल एकदम से अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि मनदीप ने जिस तरीके से कहा कि जीत का जो मार्जिन है वो बेहद ही कम है, तो इसलिए सटीक आकलन कर पाना मुश्किल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।